गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक में जो ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एकल इलेक्ट्रोड विभव, जिसका हमने पिछली क्लास में वर्णन किया था, उसका जो अपचयन विभव का जो टेबल है उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है, आज हम इसको देखेंगे। ये टेबल अपने को दिया हुआ है और इसके ऊपर आपको सबसे पहले टाइटल देखना ज़रूरी है कि यह क्या लिखा हुआ है। हाफ रिएक्शन होगी, सिंगल इलेक्ट्रोड होगा तो अर्ध अभिक्रिया का अपचयन विभव। कुछ बुक ऑक्सीकरण विभव लेकर के चलती है और कुछ बुक अपचयन विभव लेकर के चलती है। तो पहले हम यहाँ देख लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि ये जो सारी अभिक्रियाएं दे रखी है ये अपचयन अभिक्रिया दे रखी है। जो ये सब अभिक्रियाएं हैं ये सब अपचयन है, जो अपने को दे रखा है ये सब अपचयन है, इसलिए ये कहलाएगा अपना अपचयन विभव। और इस अभिक्रिया का जो कुछ बुक ऑक्सीकरण लिखती है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कॉपर इस रूप में दिया हुआ है, जो कॉपर की अभिक्रिया है हमारे पास में है, यह अपचयन अभिक्रिया है। और इसको अगर मैं ऑक्सीकरण में लिखूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इस पूरी अभिक्रिया का मैं माइनस लूँ तो मेरा ये बन जाएगा। तो जब ये इसका माइनस लूँगा तो ये विभव भी क्या हो जाएगा, माइनस। जो यहाँ पर प्लस 0.337 दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.34, वो ऑक्सीकरण विभव में हो जाएगा माइनस 0.34। तो ये माइनस का ये फर्क है कि जो अभिक्रिया आपने अपचयन में इस तरह से लिख रखी है, अगर उसको आप ऑक्सीकरण में लिखना चाहोगे तो ये विभव का साइन पूरा चेंज हो जाएगा। और ये जो टेबल दिख रही है अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, विभव के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये टेबल हमको दिख रही है। देखिए, सबसे अधिक विभव, उसके बाद में कम 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 और ये नीचे जा रहा है और आगे और चलेगा भी ये। जब इसको अपचयन को हम ऑक्सीकरण में करेंगे तो ये टेबल उल्टी हो जाएगी। ये जो नीचे का विभव है वह ऊपर चला जाएगा और ऊपर से नीचे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम जिस टेबल का अध्ययन कर रहे हैं वह ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है। तो अपन इस बुक के हिसाब से जो हमारे सिलेबस में हम अपचयन विभव, और क्योंकि फॉर्मूले भी सब माइनस के साथ में रिलेटेड होंगे तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम अपचयन विभव को आधार मानते हुए हमारी सारी गणना और फॉर्मुलेशन का अध्ययन करेंगे और अपचयन विभव को ध्यान में रखेंगे। अपचयन विभव मतलब अभिक्रिया अपचयन में होनी चाहिए, सारी अभिक्रिया अपचयन में होनी चाहिए, राइट। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो गैल्वेनिक सेल का है, जिसमें हम जिंक और कॉपर को लेते हैं और इसका अध्ययन हमने आप सेकंड ईयर के अंदर भी होगा। और इसको रेस्पेक्टिव इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में इसको कर देते हैं और दोनों को ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। ये एक सिस्टम हम आगे देखेंगे। अब यहाँ यह देखना है, जैसे हमने कल देखा कि सारे धातु इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। तो सेल के लिए ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन को जनरेट करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो साइकिल पूरी होगी। वन शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अनदर शुड बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दाता और ग्राहिक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो कौन करेगा वह यह टेबल निर्धारित करता है। इस पर्टिकुलर अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के हम चलते हैं और ये ध्यान में रखना है कि हम किसको अध्ययन किस टेबल को यूज में कर रहे हैं, अपचयन विभव को। तो यहाँ यह नियम है कि अपचयन टेबल के अंदर जिसका विभव कम होगा, अपचयन टेबल के अंदर जिसका विभव कम होगा
वह सर्किट के अंदर या सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करेगा, वह इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका विभव अधिक है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कार्य करेगा। तो जिंक और कॉपर के अंदर देखिए, जिंक का विभव यहाँ माइनस में है, तो यह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करेगा। जब दाता के रूप में कार्य करेगा तब नेचुरली इसकी अभिक्रिया इस तरह से होगी, जब जब दाता के रूप में कार्य करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप सेट होगा ये इस विभव टेबल की सहायता से। और दूसरे को अपनी अभिक्रिया, जो दूसरा कॉपर है उसको अपनी अभिक्रिया इस तरह से शो करनी पड़ेगी, रिसीव करना पड़ेगा, तो इसकी रिएक्शंस इस तरह से अपचयन की चलेगी। तो जिसका विभव कम होगा वह अपनी रिएक्शंस अभिक्रिया की शो करेगा, और जिसका विभव अधिक होगा वह अपचयन की अभिक्रिया शो करेगा। और ये सर्किट पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वह बनेगा एनोड, और उसको हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है। तो यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम को अध्ययन करने के लिए, जिससे हम आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमने देखा कि जिंक तो इस तरह से व्यवहार करेगा और कॉपर इस तरह से व्यवहार करेगा, ये तो अभिक्रिया हो गई। लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या हुआ कि जिंक तो गुल गुल करके विलयन के अंदर जा रहा है, और कॉपर आयन ले लेकर के कॉपर धातु के रूप में डिपॉजिट होता जा रहा है। तो धातु निष्कर्षण की जो इलेक्ट्रोलाइटिक विधि है, विद्युत अपघटन विधि, उसके अंदर ये पूरा सिद्धांत हमारा डिटेल में काम आएगा कि किसको हम एनोड बनाएं और किसको कैथोड बनाएं। एनोड इसको बनाना पड़ेगा जिसका अपचयन विभव के अंदर विभव कम है, कम होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करेगा। और हमको कैथोड के ऊपर हमेशा धातु निष्कासित होता है, कैथोड हमको उससे अधिक विभव वाले सिस्टम को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो धातु कर्म के अंदर ये जो चैप्टर का डेवलप हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वह हम सभी के अंदर इसका यूज़ करते हुए चलेंगे। सेल के अंदर यूज़ करते हुए चलेंगे, उसके बाद में जो ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह उसके अंदर। ठीक है, और विभव का हम गणना कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये है। E इज इक्वल टू, ई मतलब कुल विभव, E इज इक्वल टू ई नॉट RT अपॉन NF लोग उत्पाद अपॉन क्रियाकारक। हम पूरी अभिक्रिया लिखेंगे, जैसे अभी हमने जिंक की लिखी तो दोनों का सम कर लेंगे तो वो हमारे पास में पूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया ये दे रखी है हमको मैग्नीज की, इसके अंदर E, अब यहाँ पर E नॉट ये मानक का यहाँ पर जो मानक विभव है वह सेल का कैसे जो स्टेबल, ये टेबल मानक विभव है, तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट में कौन आएगा हमारे पास में, जब सेल लिखेंगे हम तो जो कैथोड होता है वो राइट में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक का जो सेल लिखेंगे वो सेल इस तरह से लिखा जाएगा कि ये जो हमारे पास में जो सेल है जिंक डबल लाइन कॉपर कॉपर, ये सेल का हो गया। तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। ठीक है, तो ई नोट जो है अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा वो क्या है, ई नोट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये जो ई नोट है इस फॉर्मूले के अंदर, ये ई नोट हमारा, ये ई नोट जो कैलकुलेशन हमने की है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट, टी 25 डिग्री के ऊपर जनरली हम रिएक्शंस करते हैं, एन कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं पूरी अभिक्रिया के अंदर। जैसे जिंक वाले अभिक्रिया का अभी हमने देखिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एन इज इक्वल टू 2, एफ फेराडे 96500 कूलम्स। ठीक है, और जब हम अभिक्रिया ये लिखेंगे तो उसमें उत्पाद की सांद्रता बटावा अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, जैसा इस न्यूमेरिकल में यहाँ ये बता रखा है।
कैलकुलेशंस के लिए कि ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे ई नॉट, यहाँ इस मैग्नीज के लिए जो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद में हम यहाँ पर हमारे ई की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जो करीब यहाँ अगर ये इन सब की वैल्यूज़ रखेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास में आती है 1.32 वोल्ट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर जो कल हमने और देखी कि ई की वैल्यू हमेशा धनात्मक ही होती है, ठीक है। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर जो फिजिक्स में हम देखते हैं वह ज़ीरो से शुरू होकर के इधर जाता है पॉइंटर। इसका मतलब जीरो से नीचे इसकी रीडिंग नहीं होती, ई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ई जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव यह बताता है कि यह अभिक्रिया हो रही है, संभव है। बहुत सी बार कैलकुलेशन करेंगे हम ई नेगेटिव आएगा, इसका मतलब हमारा प्रोसेस या वह अभिक्रिया बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ई नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस टेबल का एनालिसिस है कि टेबल का अध्ययन हम करके आगे हम किस तरह से चलेंगे। थैंक यू।